Recording in progress. हेलो मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी किसी ने ज्वाइन तो किया नहीं है सर। होगा। 21 तक हो गया था ना लास्ट टाइम। हाँ। हाँ, 21 तक हो गया था। हम्म।
कॉल कर देते हैं सभी को। हम्म, चलिए 22 की आप किसका गलत था? अर्चना मैम, मोनिका मैम, वेलकम सर का मैम, गुड इवनिंग। जय हिंद सर। बताओ 22 किसका गलत है? किसी का गलत नहीं है। अभी याद नहीं सर। चलो तो कोई बात नहीं। आंसर शीट खो गई। हाँ जी, आंसर शीट खो गई। आंसर शीट भी खो गई अब तो। नहीं, है गई ग्रुप में। है गई। मैं भेजने ही वाला था। हाँ, ग्रुप में है। ग्रुप में है। फिर देखना थोड़ा सा। तो मैंने वो डिलीट वो भी डिलीट कर दिया मैंने। मैं भेजूं? हाँ। भेज दिया मैं आप। हम्म, मैम आपकी आंसर शीट पेपर 2 की चेक कर दी मैंने। हाँ जी। अभी तो कही थी तो सबसे पहले मेरी तो चेक की थी आपने। चलो चलो हाँ, 22। 23 सही है सर। 22 की 23? 22। 22। हाँ, 22 गलत था क्योंकि मेरी एक मिस्टेक हो गई थी बस इसमें। चलो करो, सॉल्व कर लो। Messrs Elegant Furnishings Private Limited filed a design application on 12th July 2020 for chair with unique artistic backrest. तो इन्होंने पेटेंट किया है 12 जुलाई 2020 को। द डिजाइन वाज रजिस्टर्ड ऑन 5th October 2020। रजिस्ट्रेशन डेट हम्म है ये। And the company commercially exploited the design and earned significant profit on 10th September 2030. Okay, the company realized that 10-year copyright term was about to expire. They immediately filed application with prescribed fee for extension. ठीक है, तो हम्म 10 सितंबर 2030 को से मतलब 10 साल होने से पहले उन्होंने फिल कर दिया है। Meanwhile, a हम्म competitor filed a cancellation petition on 15th October 2030, claiming the design lacked novelty and as it was published earlier in European Furniture Catalog in 2018. ठीक है, यहाँ पर एक ओपोजिशन आया है। तो द कॉपीराइट इन डिजाइन विल एक्सपायर ऑन 5th October 2030 अनलेस एक्सटेंडेड बाय 5 ईयर अपॉन टाइमली फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3। हाँ, ये सही है सर। सेक्शन 11 बताता है 10 ईयर्स का रहता है, प्लस 5 ईयर हो सकता है। एक्सटेंशन भी हो जाएगा इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका।
So the company's extension request filed on 10 September 2030 is valid and copyright can be extended till 5th October 2035. ये मुझे लगा कि सितंबर अक्टूबर के बाद आता है, तो इसलिए मैंने गलत कर दिया, बहुत दिमाग लगा के अपना, लेकिन ये वाला सही है ऑप्शन। आपको The cancellation petition filed on 15th October 2030 is not maintainable since cancellation can only be filed within 6 months of registration. तो ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम्म ही फाइल होगा, तो इसलिए ये गलत है। और हम्म इन द केस द कंट्रोलर ऑफ डिजाइन हैज पावर टू डिसाइड द कैंसिलेशन पिटिशन रिगार्डलेस ऑफ एक्सटेंशन। हाँ, कंट्रोलर अगर उसको लगता है कि लैक ऑफ नोवेलिटी या फिर कोई अदर है ओपीडीएस में से, तो वो कैंसिल कर सकता है कंट्रोलर पिटिशन की, मतलब। हम्म हाँ, और इसका सब फर्स्ट सेकंड फोर्थ ए आंसर करेक्ट है इसका, बट मैंने फर्स्ट किया था क्योंकि सेकंड ऑप्शन में मुझे थोड़ा गलती लगी होगी। कोई बात नहीं। 23 वो तो सही है। अर्चना मैम। 24 सही है सर। 25 भी सही है। 26 26 गलत है, मैंने इसका आंसर बी लगाया, बट इसका कीजिए आंसर सॉल्व सी कीजिए। है। कीजिए कीजिए। Nova Interiors Private Limited filed application on 15th March 2019 for a new design relating to modular sofa set. The design, अच्छा, the design was accepted and earned to register of for design on 2nd September 2019. अच्छा, इसको रजिस्ट्रेशन इसको मिला है 2nd September 2019 को। लेटर ऑन December 2021, okay, during infringement proceeding the defendant Urban Deco LLP challenged the authenticity of entries in the register। इसमें सर ओपोजिशन आया है क्या इसका? आया है। एंट्रीज देखते ऑफ हैं। रजिस्टर जो है उस पे आपको इंफ्रिंजमेंट सूट है, इंफ्रिंजमेंट प्रोसीडिंग। ओके, नोवा इंटीरियर्स अप्लाइड फॉर। नहीं अर्चना अर्चना, मैम। अर्चना मैम आप ऑडिबल तो नहीं है, आपका शायद म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा। अगर मैम हमारी आवाज आप तक पहुंच रही तो एक काम कीजिए, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। ओके। ये पहला एक प्रोसीड है। कीजिए कीजिए, कंटिन्यू कीजिए मैम आप। Nova Interiors applied for certified copy of entries from the Register of Design and evidence as evidence in court. The controller issued such certified copy. However, Urban Deco argued that since the register is not open to public inspection, certified copies cannot be relied upon in court. ठीक है। क्या Further, ये Urban Deco, स्टेटमेंट सही है? नहीं मुझे लगता नहीं है स्टेटमेंट सही है। आगे। Further, Urban Deco claimed that certified copies was not prima facie evidence unless issued by High Court. हम्म। हम्म, आगे देखते हैं सर, इसके तो खैर मुझे डाउट है। रॉन्ग है ये। रॉन्ग पहली है। पहली बात में मुझे ये बताइए कि रजिस्टर ओपन होता है पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए कि नहीं? हाँ, उसके लिए तो फॉर्म फाइल करना, वो फाइल करनी पड़ती है ना पब्लिक इंस्पेक्शन रेफर के कर। लिए। और उसी की सर्टिफाइड कॉपीज एविडेंस होती है कि नहीं होती है? वो हो सकती है। हम्म, तो पहला स्टेटमेंट इसका ये सही नहीं है, आर्ग्यूमेंट अर्बन डेको का। और ठीक। सर्टिफाइड कॉपी हाँ प्राइमा हाँ हाँ। फेसी एविडेंस ही होता है।
हाँ ये अभी शायद आपने पढ़ाया था कल में। हम्म, हाँ ठीक है। तो आगे ये दोनों पढ़िए। स्टेटमेंट अभी गलत है। हाँ। In 2022, Nova Interiors transferred its design right to Maya Creations Limited, but failed to record his assignment and register within the prescribed time. हम्म। ठीक है। 6+6 का रहता है इसमें। हाँ। अर्चना मैम दिस अभी दिस अनम्यूट कर पा रहे हैं आप? हाँ सर। और कंटिन्यू कीजिए so मैम। this dispute raises questions on legal validity, evidentiary value, and affect the unrecorded entries in the register of design. ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, in this case, entries in register of design maintained by controller are prima facie evidence of matter entered therein. हाँ फिर ये वाली चीज सही है। तो जो भी रजिस्टर ऑफ डिजाइन में जो भी एंट्री होगी वो तो एज अ प्रीमा फेसी लिया जा सकता है एविडेंस के तौर हम्म। पे। The certified copies of entries from register sealed and signed by controller is admissible as evidence in any court। ये मुझे समझ में नहीं आई थी ये वाला, कि sealed and signed by controller। ठीक है। सील्ड एंड तो साइन। जो हम डिमांड करते हैं फॉर्म फाइल करके सर्टिफाइड कॉपीज की, वो तो सील्ड यही। और साइन की बात कर रहे हैं। हाँ, अपनी वो सील लगाता है और उस पर सिग्नेचर करता है। अच्छा, और फिर वो डायरेक्टली वो कोर्ट में ही ओपन होता है, ऐसा कुछ है क्या? ओपन नहीं, वो एविडेंस की तरह काम करता है। अच्छा अच्छा। एडमिसिबल होना मीन्स योग्य है, वो चलता है। अच्छा ठीक है। कोर्ट में, हाँ। सिंस द रजिस्टर ऑफ डिजाइन इज कॉन्फिडेंशियल पहले सर्टिफाइड। बताइए स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हाँ ये वाली तो सर सही है फिर। ठीक है। सिंस द आगे। रजिस्टर ऑफ डिजाइन इज कॉन्फिडेंशियल, नहीं कॉन्फिडेंशियल तो कहीं होता है रजिस्टर ऑफ डिजाइन, बस, कॉन्फिडेंशियल थोड़ी होता ओपन है। होता है पब्लिक को। हाँ तो आगे पढ़ू फिर इसको, सर्टिफाइड कॉपी इज इशूड बाय कंट्रोलर कैन नॉट मतलब बी ही नहीं है रिलाइड ना। अपॉन। हाँ मतलब ही तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। here the assignment of rights to Maya Creation Limited will have no legal effect against third parties unless it is recorded in the register of design। हाँ ये पहले रजिस्टर होनी चाहिए ये रजिस्टर ऑफ डिजाइन में, उसके बाद में आगे का कोई प्रोसीजर होगा। बस। ठीक है, ऑप्शन तो क्या ये है? सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ही गलत हो गया था, तो सर सी है इसका, फिर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो करेक्ट बस, है। बिल्कुल। ठीक है। बताइए अगला 27। तो सही है मेरा, देख देख अर्चना मैम बोल। आपने तो अटेम्प्ट किया है ना पेपर? हाँ सर। आपके सही है क्वेश्चंस? 27 गलत था मेरा। कीजिए। आपके कितने मार्क्स आए थे मैम पेपर वन में? 42 सर। कीजिए। Area Furnishing Private Limited developed a new ornamental design for foldable dining table on 5th February 2022. The company filed application with the Controller of Design on 10th March 2022. मतलब एक मंथ के बाद उन्होंने वो किया, along with the prescribed fee, seeking registration in Class 6 furniture. However, the following compliances arose. मतलब ये एरिया फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एक ऑर्नामेंट का डिजाइन बनाया था फोल्डेबल टेबल का, एंड कंपनी ने फाइल किया एप्लीकेशन 10th मार्च को। Then the controller raised an objection that a similar design was already published in Italian Design Journal, जो कि प्रायर पब्लिकेशन है। Then second is Area Furnishing argue that since the design was not published in India, it was still registrable. तो ये गलत, मतलब मुझे गलत लगा ये। On 15th April 2022, the controller allowed area to submit a written response and amend representations.
तो हम्म ये शायद कुछ एफआईआर आया होगा और उन्होंने अमेंडमेंट्स करने को बोला होगा इसमें। हम्म। Then later, Myro Interior LLP, a competitor, argued that the design should not have been registered because it was not new or original. तो ये भी मतलब पहले पब्लिश हुआ है तो ये न्यू नहीं है, तो ये भी ये सही है लगा मुझे। हम्म। Area also attempt to claim priority from a UK conventional application filed on 20th September 21, but their Indian filing date 30 March 2022 exceed the 6 months of period. This raise issue of registrability, novelty, prior publication and timeline for convention priority. तो ये लास्ट वाला पॉइंट मुझे इसे इतना समझ में नहीं आया था उस टाइम पे। अभी आया? थोड़ा आया है बट कंफ्यूजन ही है अभी इसमें भी। बताइए कहाँ पे कंफ्यूजन? यूके कन्वेंशनल 20 सितंबर 2021 में किया है। देखिए, अगर इंडियन डिजाइन के लिए कन्वेंशनल रूट से फाइलिंग डेट की टाइमलाइन क्या है? 6 months जैसे है। पेटेंट में 12 महीने थे, तो डिजाइन के लिए 6 मंथ, 6 मंथ है। ओके। अब अगर वो यूके में इस डेट को फाइल कर चुका था, हम्म। तो इंडिया में अगर वो कन्वेंशन रूट से फाइल करना चाह रहा था, तो कितने टाइम में किस डेट तक उसको फाइल करना पड़ेगा? फेब तक करना पड़ेगा ना फिर, 6 मंथ। हाँ ओके। मार्च20 फेब, तक। मार्च, एक मिनट, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर जनवरी, फरवरी, हाँ मार्च, नवंबर। है ना? मार्च में जाना था, तो फिर सर आगे क्यों लिखा एक्सीड 6 मंथ पीरियड? तो क्योंकि 10 डेज लेटर हो गए ना, 30 मार्च है। ओके 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 ओके। 20 मार्च तक कर सकता है। 10 दिन हाँ आगे हो गया। ओके। इसीलिए अब वो उसकी प्रायोरिटी को क्लेम नहीं कर नहीं पाएगा, कर नहीं कर सकता है। और उसकी खुद की एप्लीकेशन यूके की उसको। एंटिसिपेट करेगी। हम्म। ओके। अभी क्लियर हुआ अर्चना मैम? हाँ सर। चलो आगे आते, स्टेटमेंट देखिए क्या है पहला। In this case, controller may refuse registration since design was previously published in Italy before Indian filing date. ये बराबर है। अच्छा, ये सेक्शन आपने पूरा पढ़ लिया, ये क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा? हम्म। सर वो इतना मतलब मुझे याद नहीं रह रहा है कि सेक्शन क्या है, बट मैं पढ़ रही हूँ तो वो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ऐसे है डिजाइन का। मोनिका मैम, कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा इसमें? देखते हैं सर एक मिनट। इसमें सब पब्लिकेशन है तो सेक्शन 7 भी है। मतलब अगर हाँ पब्लिकेशन है तो हाँ, हम्म, सेक्शन 7 है इसमें पब्लिकेशन का। नहीं नहीं, सेक्शन 6 आता है ना सर, ऑलरेडी पब्लिकेशन है तो रिव्यू अच्छा। नॉट इनवैलिड। और नॉट ओके। रिव्यूज नॉट इनवैलिड। और ये ओपीडीएस हमारा ऑलरेडी पब्लिश है, वो हाँ, ये है ओपीडियन ओपीडीएस। सेक्शन फोर। फोर सेक्शन 4 लगेगा यहाँ पे। 4 के सारे प्रोविजंस यहाँ पे यूज हो रहे हैं। देखिए, हम्म। प्रायर पब्लिकेशन, टाइमलाइंस फॉलोइंग, टाइमलाइन, नॉवेल्टी। हाँ, है ना, और नॉट न्यू, हम्म। ओरिजिनल, पब्लिकेशन, हम्म। ये सब चीजें। चलो आगे आते हैं। पहला पॉइंट सही है, सेकंड पॉइंट। एक सेकंड। हाँ। A design published in a foreign journal accessible in India amount to prior publication and bars registration under section 4 and with section 5। तो क्या ये पब्लिक ये रजिस्ट्रेबल है? सेक्शन 4 तो है। हम्म। 1+1 एप्लीकेशन मतलब वो 5 में थोड़ा सा कंफ्यूजन। 5 एक्चुअली यहाँ पर ये इसलिए बोल रहा है हम्म क्योंकि उसका जो 10 दिन का जो टाइम पीरियड है ना, हम्म। वो एक्सीड हो गया है। अगर वो 10 डेज के अंदर ही हो जाता, हम्म 6 महीने के अंदर, तब वो कर पाता, उसको, और उसको मिल जाता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। हम्म हम्म हम्म,
ओके, तो फिर इसकी वजह से मेरा वो आंसर गलत हो गया था, क्योंकि मुझे सेकंड मतलब सेकंड रॉन्ग लगा, और सारे ऑप्शंस में तो सेकंड आ ही रहा है। तो फिर हम्म डी फर्स्ट सही था, तो मैंने वो डी ऐसे में कर। ना, ऐसे में देखिए, ऐसे में एक चीज समझिए, आपका वन सही है। हाँ, वो उसके मुझे पक्का है हाँ, थी। उसके अलावा आपके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट सही था इसमें? सर, इस मुझे फोर्थ भी गलत लग रहा था। चलो फोर्थ गलत है, थर्ड सही है। थर्ड का मैं श्योर नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर दिया कि फर्स्ट तो सही सही है ही, एंड सेकंड नहीं लग रहा पढ़िए था, क्योंकि पढ़िए, थर्ड पढ़िए, सेकंड थर्ड पढ़िए। एरिया, हाँ, एरिया कैन वैलिडिट वैल क्या लिखा है, वैलिडली क्लेम कन्वेंशन प्रायोरिटी फ्रॉम इट्स यूके फाइलिंग डेट। फाइलिंग डेटेड, हाँ, 20th September 2021, since the Indian application was filed within 12 months. तो क्या आप 12 महीने तक कन्वेंशन एप्लीकेशन डिजाइन के केस में फाइल कर सकते हैं? नहीं, तो ये तो 6 months। स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ, चलो फोर्थ। the proper form for making application for design registration is Form 1 and not 15. हम्म तो फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर, मैंने क्या बोला, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं डिजाइन पे? 1 ही होता है। वन, नॉट बट बस। 15। 15 का मैं श्योर नहीं थी कि साथ में 15 भी जाता है या नहीं जाता है। 15 तो फॉर्म 1 इसलिए तो है सही है। ना मैम, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हो। हाँ जी, हाँ, फॉर्म तो वन सर, ही जाता है ये सेक्शन 5 से। हम्म। हाँ, बट तो मुझे फोर्थ वो से 15 का याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने फोर्थ का मतलब ऐसे ही ये कर दिया था, और फर्स्ट सही है वो मुझे समझ में आया था। तो मैं कंफ्यूज थी 1 और 4, तो 1 और 4 ऑप्शन ही नहीं था, एंड डी मुझे सिंगल ऑप्शन आया था, इसलिए मैंने वो डी कर दिया था उसका आंसर। कोई बात नहीं, चलो, अभी क्लियर हो गया। हाँ सर। 1, 2 एंड 4 सी ऑप्शन। ओके, 28। ये मेरा सही है। मोनिका मैम 28 सही है। हाँ जी, सर, उसमें 28 भी सही है, 29 भी सही है। 30। 30 30 गलत है। सही हो गया था बाद में, बट सर इसमें ना एक पॉइंट में तो है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही रही है इसमें। बताइए बताइए, कीजिए। ये जो सीधा पॉइंट ही बताओ आपको। नहीं, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मैम, आपका सही है क्वेश्चन। हाँ, नहीं सर। चलो अच्छा मैम, कीजिए, 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर। चलिए मैम। कीजिए अर्चना मैम, कीजिए। Taylor, Taylor Furniture Private Limited registered a design for a modular chair on 15th May 2014. The design was valid for 10 years up to 14 May 2024, sorry, with हम्म, the extension of 5 years already filed and approved in 2023. In August 2024, Urban Craft Interior LLP start marketing chair with an identical design. Taylor, as the registered proprietor, initiated legal action for piracy. Urban Craft argue that since Taylor's copyright had crossed 10 years, they no longer had an exclusive right. ये तो रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने तो लिया है ना ऑलरेडी 5 years का। Taylor हम्म, should have sue in the controller's office rather than in district high court. हम्म। ये मुझे सही लगा, क्योंकि वो कंट्रोल के पास जा सकता है ना हाई कोर्ट में जाने से पहले। पायरेसी सूट कहाँ पे फाइल होगा, इन्फ्रिंजमेंट? हाँ, ओके, चलो कंट्रोलर के तो पास जाएगा वो चीज के लिए। पायरेसी वाला सूट तो वो कोर्ट नहीं में आ रहा, फाइल होगा ना, हाई सूट कोर्ट, तो कोर्ट हाई में फाइल कोर्ट होगा। में होगा, हाँ। थर्ड पढ़िए। ठीक है। थर्ड है, देयर डिफेंस वाज दैट दे वेर
innocent infringer and had no knowledge of Stellar's registered design. तो हम्म मतलब ये नहीं समझ में आया था मुझे. बस पढ़िए, दोबारा पढ़िए। Their defense was that they were innocent infringer. ये innocent infringer का मीनिंग नहीं समझ में आया था एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं. इनोसेंट कौन होता है? इनोसेंट कौन होता है? जिसकी कुछ गलती नहीं होती है ऐसा. और इन्फ्रिंजर? मतलब जो अपोज कर रहा है. हाँ, तो वो इन्फ्रिंज किए हैं बट उनकी गलती नहीं है क्यों नहीं ऐसे है? वो आगे पढ़िए। पता नहीं है। उनको नॉलेज ही नहीं है कि ऐसे कुछ रजिस्टर हुआ है करके. बस। अच्छा. ओके. This situation raise issues exclusive rights of the registered proprietor, the term of copyright remedies available, and the scope of defense. स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट में है. In this case, Taylor retained exclusive rights in the registered design till 14th May 2029. हाँ. As the copyright term is extendable up to 15 years. ये बराबर है. Urban craft defense of innocent infringement is not relevant as a guaranteed absolutely monopoly right to the proprietor without exception. तो ये हम्म मतलब अभी ये समझ में आया है तो ये सही लग रहा है मुझे. बिल्कुल सही है। The proper remedy for piracy lies before the district court, not controller. तो ये तो हाई कोर्ट में जाता है तो ये सही है. हम्म And Taylor could claim either an injunction and damages up to 25 or elect to claim recovery of full profits from urban craft. तो ये मुझे हम्म रॉन्ग लग रहा है. क्यों रॉन्ग लग रहा है? मतलब वो 25 वो वाला सेक्शन एसआईपी वाला सेक्शन है ना. हाँ. हम्म हाँ, नहीं ये सही है फिर. इंजंक्शन एंड डैमेजेस. इंजंक्शन ले सकता है, डैमेजेस ले सकता है, या डैमेजेस फिर वो प्रॉफिट का फाइन। पार्ट ले सकता हाँ. है। ठीक है। और थर्ड भी सही है। अब ये स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है देखिए। क्या वो ऐसा प्रूफ नहीं कर सकता है कि वो ठीक है इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, बट उसको पता नहीं था कि कोई ऐसा डिजाइन रजिस्टर है? क्या वो हम्म. ऐसा डिफेंस नहीं खेल सकता है? डिफेंस तो करेगा ना अपना इस बात पे। हालांकि उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे डिजाइन, रजिस्टर्ड डिजाइन पे REGD या रजिस्टर्ड या डिजाइन का नंबर लिखा है, बट उसको पता नहीं है कि ऐसा कोई डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है या है। उसका डिफेंस तो करेगा ना अर्बन अर्बन क्राफ्ट। हम्म. तो हाँ, डिफेंस तो करेगा खेल फिर। सकता है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को सिर्फ डिजाइन रजिस्टर हो गया, अब कोई भी उसको गलती से छू भी लेगा तो वो जेल में जाए। सामने वाला डिफेंस तो करेगा ना अपना। यस. इसीलिए स्टेटमेंट कर लेता हूँ। समझ पा रहे हैं मैम? मोनिका मैम, सारिका हाँ मैम? जी, हाँ जी। हाँ सर। इसीलिए इसीलिए ये ठीक है, तो स्टेटमेंट फिर ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट में जो स्टेलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड है उसका इसमें बताया गया है कि वो रेलेवेंट नहीं है अर्बन क्राफ्ट डिफेंस का इनोसेंट हम्म इन्फ्रिंजमेंट, क्योंकि स्टेलर फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड की मोनोपोली राइट है उस पे। हाँ, हम्म. मतलब ऐसा विदाउट बोल रहा हूँ। एक्सेप्शन वो मोनोपोली इंजॉय कर रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसके पास डिजाइन का रजिस्ट्रेशन है, बट वो राजा नहीं हो गया उसका। उसको भी कुछ ना ठीक है। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं उसके ऊपर। और ओके। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने गलती से भी इन्फ्रिंजमेंट कर दिया जाने अनजाने में तो भी आप उसको फाइन लगा दो। सामने वाला डिफेंस तो करेगा ना अपना। ठीक है। और सर एक डाउट था, जैसे इसमें ये दिया हुआ है फर्स्ट में द डिजाइन वाज वैलिड फॉर
10 years up to 14th May 2024. तो हाँ हम्म ठीक है सर, नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। 15 की हाँ है। हाँ हाँ, वो नहीं मैंने, ठीक है सर, वो बहुत सी लिमिटेड थी, मुझे ठीक है पहले वही बाद है सर। हुआ था कि 15, फिर वो 5 ऐड हुआ, वो देखा आगे। हाँ, और एक इस 15 years वाली में into भी था कि द कॉपीराइट टर्म इज एक्सटेंडेबल अप टू 15 इयर्स इन टोटल। तो ठीक है, अब आ in गया total। समझ। जी जी महादेव सर। सर इसमें ना एक चीज बताइए, ये जो डिजाइन के काफी क्वेश्चंस थे ना, हाँ इनमें ये बोला डिजाइन जो है स्टेट को रजिस्टर हुई है, एंड हाँ देन ये जो है 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंट किया है। हाँ। तो ये डिजाइन का टर्म डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से होता है कि डेट ऑफ फाइलिंग से होता डेट ऑफ फाइलिंग से। सर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होती है? रजिस्ट्रेशन को फाइलिंग को रजिस्ट्रेशन डेट बोलते है? नहीं, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही होगा ना सर। सर एक क्वेश्चन चलेगा, एग्जांपल लेता हूँ, आप बताइएगा मुझे। फाइनल होने के बाद। चलो यही ले लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ने 18 मार्च 2024 को एप्लीकेशन फाइल की, फॉर्म 1 डाला। ठीक है सर। अब उसके बाद 6 महीने बाद लगभग 21/9/2024 को उसको रजिस्ट्रेशन हो गया डिजाइन करेक्ट। का। अब मुझे ये बताइए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या मानी जाए, क्या होती है, क्या होगी इनमें से? So design is assumed to be registered on the date when it was filed. डेट बताइए सर। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 18/3/2024। बस। नहीं, लेकिन आपने क्या बोला सर उधर क्वेश्चन में? रजिस्टर्ड, हम्म रजिस्टर्ड a design for this on this date। तो ये ये दिस इज नॉट नेसेसरली a डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना। सर यही मानी जाए, डिजाइन रजिस्टर हो गया इस डेट को, यही माना जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के बाद तो सिर्फ पब्लिकेशन होगा और रजिस्टर में एंट्री की जाएगी। मेरे को कोई लिटरल स्टेटमेंट ये दे रहा है, लिटरल स्टेटमेंट सीधा सीधा ये बोल रहा है कि मेरा डिजाइन उस दिन रजिस्टर हुआ था। डज इट मीन दैट दिस इज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? सर डेट ऑफ, सर चलो अगर आपको लिटरल मीनिंग पे भी जाना है तो इसीलिए ये डिफाइन कर दिया ना कि मेरा टर्म यहाँ तक है, तो हाँ, इसका नहीं नहीं, मतलब। वो ठीक है, वो क्वेश्चन को डाउट नहीं कर रहा मैं। ये मेरा मतलब क्लैरिफाई करने का वही था पॉइंट कि अगर क्वेश्चन कहीं घुमा फिरा के वैसे पूछा जाए तो ये, सर अगर रजिस्टर्ड है डिजाइन ऑन दिस डेट तो इसको डेट ऑफ फाइलिंग मान के चलेंगे। हाँ, वही डेट ऑफ फाइलिंग होगी सर, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के डेट ऑफ फाइलिंग का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता सर। मान लो तो ये पेटेंट रजिस्टर नहीं, डिजाइन रजिस्टर नहीं हुआ, हम्म तो वो तो ऐसी बात होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में किसी को। उसकी एप्लीकेशन भी आई है ऐसा कोई डिजाइन की, ये भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी सर। मान लीजिए कोई ऐसा नहीं नहीं, डिजाइन वो है। अंडरस्टूड है, वो अंडरस्टूड है सर। मेरा क्वेश्चन यही था कि कहीं ये क्वेश्चन में वैसे घुमा फिरा के तो नहीं देता ना कहीं पे। नहीं 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 नहीं, ऐसा ठीक है, नहीं होगा। बाकी बाकी क्लियर है। दिस वाज जस्ट अ स्लाइटेस्ट स्लाइट डाउट। अगर वो सर रजिस्टर्ड भी बोलेगा ना, हाँ, तो भी आपको वही डेट मान के चलने की, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है। हम्म, अच्छा सर, ये मेरा ना 28th क्वेश्चन गलत था, एक बार देखेंगे क्या? आई थिंक मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया उस सब। क्या गलती है सर इसमें? सर चलिए अभी तो नहीं कीजिए पढ़ा मैंने, कीजिए लेकिन कीजिए, इसमें पूरा कीजिए। नोवा प्लास्टिक्स लिमिटेड registered a design for water bottle with a हम्म, unique spiral grip on 20th of March 2018। हम्म, Registered design for a water bottle with unique spiral grip on this। ठीक है, ये दिन रजिस्टर्ड हो गया। कॉपीराइट इन द डिजाइन वैलिड टिल दिस 10 + 5 years एक्सटेंशन, ये ओके।
देखिए ये इसका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, हम्म यहाँ तक उसका डिजाइन का टर्म हो गया। अब उसके 10 बाद साल वाला। प्लस 5 years एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। In July 2022, हम्म, Hydrotech Enterprises started manufacturing and selling identical spiral grip bottles without Nova's consent. Piracy हो गया। हम्म, Nova discovered this in December 2022. Okay. Filed a complaint before the controller of designs in 2023 seeking remedies. Nova demanded injunction and damages for piracy. Okay. ये तो कर सकता है। Hydrotech argued that the design was not identical but only slightly varied. तो स्लाइटली वेरिड में भी चलेगा नहीं उसका ये आर्गुमेंट, क्योंकि सब्सटेंशियली डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। Nova sought statutory damages of 25,000 rupees per contravention and further applied to the district court for an injunction. हम्म, Hydrotech counter argued that the controller, not the court, had jurisdiction. तो ठीक है, this raises issues of piracy of registered design, remedies available, statutory damages and versus injunction and correct forum. हम्म, ठीक है सर, ये तो पहला जो इसका की डिटेल्स में है वो डिमांड कर सकता है नोवा पायरेसी के लिए। हाइड्रोटेक ने जो आर्ग्यू किया है वो आर्ग्यूमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, और नोवा जो है वो 25,000 रुपये सीख कर रहा है, वो भी ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर इंजेक्शन, ये मेरे को समझ नहीं आया कि ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो 25,000 रुपये भी ले और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्लाई करे। आई थॉट कि ये दोनों में से एक हो सकता है। वही देख रहा हूँ सर। देखिए, ये है पायरेसी और रजिस्टर्ड डिजाइन, इसको पढ़ते हैं। मुझे ये डाउट आ रहा है कि भाई पेनल्टी कौन लगाएगा। और कंट्रोलर लगा सकता है कि कोर्ट ही लगाएगा बस। पढ़िए सर इसको, सेक्शन 22 को। 22 piracy of registered design during the existence of copyright। हाँ यार। during the existence of copyright in any design, it shall not be lawful for any person a for the purpose of sale to apply or cause to be applied to any article in any class of articles in which the design is registered. The design or any fraudulent or obvious limitation thereof, except with the license or written consent of the registered proprietor, or to do anything with a view to enable the design to be so applied. So ये prohibit कर रहा है इधर। To import for the purposes of sale without the consent, तो ये import भी नहीं कर सकता है जिस क्लास में वो रजिस्टर्ड है उस आर्टिकल को, उसी क्लास के लिए क्लास स्पेसिफिक हो गया ये। देन नोइंग दैट द डिजाइन और एनी फ्रॉडुलेंट और obvious imitation thereof has been applied, knowing that the design or any fraudulent or obvious imitation thereof has been applied to any article in any class of articles in which the design is registered without the consent of the registered proprietor, to publish or expose or cause to be published or exposed for sale that article। ये तो हो गया एस आई पी, ये पब्लिकेशन की बात हो गई। हम्म अब यहाँ पर आते हैं सब सेक्शन 2। If any person acts in contravention of this section, he shall be liable
for every contravention. Okay. To pay to the registered proprietor of the design a sum not exceeding 25,000 rupees recoverable as contract debt. Or or if the proprietor elects to bring a suit for the recovery of damages for any such contravention or for an injunction against the reputation thereof to pay such damages as may be awarded and to be restrained by injunction accordingly. मतलब to pay the registered proprietor of the design a sum of not exceeding 25,000 या फिर recoverable at a contract debt. करेक्ट Contract debt. Recoverable as a contract debt. Contract debt का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सर सब मतलब देखते तो हैं। नहीं पूछा, लिखा तो था उस समय हमने भी ये। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट ये जो 25,000 इसको मिलेंगे ना, हाँ, ये वो कुछ कॉर्पोरेट अलग डेप्ट का है। तरीके से है। देखते हैं। If the proprietor elects to bring a suit for the recovery of damages for any such contravention and for an injunction against the reputation to pay such damages as may be award, ठीक है, वो provided सर that कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट वही होता है सर कि मैं डेप्ट लिया था और उसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उसकी तरह वो पे होगा बेसिकली, और कुछ ज्यादा नहीं है इसका। आई थिंक आई देखते हैं। इसलिए कॉन्ट्रैक्चुअल। वो मैं लग रहा है कि हो सकता है कि एक बारी में ना दे, थोड़े थोड़े करके दे। हाँ, ये भी हो सकता है। Provided that the total sum recoverable in respect of any one design under clause A should not exceed 50,000 rupees. क्लोज ए को लिमिट कर दिया इसमें। अच्छा, नहीं नहीं, ये फॉर एवरी कॉन्ट्रावेंशन है। मान लो वो इंपोर्ट भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है, तो दो कॉन्ट्रावेंशन हो गए ना सर, तो दोनों का अलग अलग 25,000 लेगा। प्रोवाइडेड एवरी फर्दर दैट, कॉन्ट्रावेंशन। हाँ, सर एवरी एवरी कॉन्ट्रावेंशन, मैं तो ये भी समझ रहा था कि ऐसा नहीं कि एक बार सेल कर दिया दूसरी बार कर दिया, वो तो खैर ये भी बहुत हो ज्यादा हो सकता जाएगा है, फिर। ये भी हो सकता है कि एक बार इंपोर्ट कर लिया तो उस पर फाइन लग गया, लेकिन तब भी नहीं माना, वो फिर इंपोर्ट करने में लगा हुआ। ये भी हो सकता है, बात सही है सर आपकी। Provided further that no suit or any other proceeding for relief under this subsection shall be instituted in any court below the court of district judge. मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे नहीं जा सकते, ये तो समझ में आ गया। चलो, That no suit or any proceedings for relief under this subsection. Which subsection, sir? Two. हाँ ना, ये वाला, ये वाली जो बात कर रहे हो ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाली किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है? टू के रेस्पेक्ट में ना? ये बी, अगर वो सूट हाँ, फाइल करता है फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस। ओके ओके, बी बी की बात कर रहा है। हाँ, ओके ओके। हम्म अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि देखो, अगर सर इफ द प्रोप्राइटर इलेक्ट्स टू ब्रिंग अ सूट, Any suit subsection two. ये सबसेक्शन टू ए जो है वो भी प्रोसीडिंग्स माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा?
तो वही मैं समझ रहा हूँ कि वो बिना प्रोसीडिंग के होगा क्या होगा। ग्राउंड ये जो लिखा है ना सर इसमें कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट, ये सारा गेम चेंजर है यहाँ पे। अच्छा। हम्म। मतलब ये जो रिकवरी है ना, ये कोई प्रोसीडिंग से नहीं आएगी। नहीं, ऑर्डर तो किसी प्रोसीडिंग से हो सकती है ना सर ये। दिस कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग एंड देन वो जो पे होगा वो तो होता रहेगा। Provided further that no suits and मैम म्यूट हो गए आप। मॉनेटरी रेमेडी फॉर डिजाइन, अच्छा स्क्रीन शेयर। ये जो है ना, ये अच्छे से समझना पड़ेगा क्या है। Procedures available for debt recovery rather than going through the longer process of a damages suit. ओके। महादेव सर, यस सर। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो 25,000 और 50,000 की बात है ना, हम्म। उसके लिए प्रोप्राइटर को खुद का कोई लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है। ओके। वरना सेकंड पॉइंट में क्या होगा, उसको पहले अपना बिजनेस लॉस दिखाना पड़ेगा। हम्म। अच्छा, उसके जो अकॉर्डिंग फिर वो पड़ेगा। डैमेजेस मांग सकता है कि देखो सर मेरा 25-50 हजार से काम नहीं चलेगा, मेरे हम्म को तो लाखों का नुकसान हुआ है, मुझे इतना डैमेज चाहिए। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
बट यहाँ के लिए उसको कोई डैमेजेस दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा एक मुश्त में उसको 25,000 और 50,000 मिल जाएंगे। ये फिक्स अमाउंट रखा है इन्होंने, दैट द इन्फ्रिंजर मस्ट पे। Since the amount is recoverable as contract debt, the process is straightforward. The proprietor treats the infringer like a debtor and can use faster, less cumbersome debt recovery mechanism other than engaging in a prolonged civil trial for damages. तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई प्रीसीडिंग के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है इसको। मतलब वो कंट्रोलर के पास में चला जाएगा। हाँ, कंट्रोलर के पास ही काम कर सकता है वो जाके। इसका मैनुअल मैनुअल में ज्यादा डिटेल दे रखी होती है इसकी। सर डिजाइन बट का मैनुअल 25 देना है या 50 देना है वो कैसे डिसाइड होगा? वो तो वो उसके बेसिस पे फर्स्ट ही होता है फर्स्ट ना। कॉन्ट्रावेंशन में है, या फिर एक से ज्यादा दो। मतलब मान लो वो इंपोर्ट भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन हो गए। बट वो उसका लॉस ही नहीं दिखाएगा तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? डायरेक्ट मांग लेगा ना, उसको लेकिन कुछ भी सर मैक्सिमम कंट्रावर्शन हुआ है फिर भी अप टू 50,000 ही देना है, कितना भी करो फिर वो नहीं एक नहीं नहीं डिजाइन के लिए। नहीं हाँ नहीं सर, नहीं। एक एक डिजाइन के लिए सर 50 है। कहाँ पर लिखा है ये चीज? हाँ है ना। कहाँ पर लिखी है वही तो मैं जानना चाह रहा लेकिन हूँ। कितना, एक कंट्रावर्शन के लिए 25 है, लेकिन एक डिजाइन के लिए मैक्सिमम 50,000 रुपीज है। देखिए, आपकी बात सही है जो एक आप कह एक्ट रहे के लिए हैं, 25। हम्म वो अंडरस्टैंडिंग नंबर सही ऑफ है। एक्ट 10 की वो भी लेकिन मैम 50,000। इसको हम्म पढ़िए, इसको पढ़िए, ये जो हम्म मार्क किया है मैंने, हाँ। कीजिए, पढ़िए। To pay to the registered proprietor of the design a sum not exceeding 25,000 rupees recoverable as a contract debt अब मुझे or बताइए, रिकवरेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट का मतलब क्या है? क्या हो सकता है? वो तो ये आपकी बात ऐसे लग सही रहा है, है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है ना। वो मैं समझ गया नहीं वो नहीं, बात। अप टू 50 पर 50 है वो, मग कितना भी लगा सकता है, 5,000 10,000। नहीं 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 नहीं, देखिए, वो आपकी बात सही है, बट ये जो 25,000 और 50,000 का जो रिकवरी अमाउंट है ना, हम्म इस अमाउंट के लिए प्रोप्राइटर को खुद का कोई भी डैमेज दिखाने की जरूरत नहीं है, लॉस दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वो डायरेक्ट ले सकता है। हाँ। लेकिन अगर नहीं। उसके बिजनेस में इससे ज्यादा का नुकसान हुआ है, समझिएगा, तब वो हम्म सेकंड पॉइंट में जाएगा। अब सेकंड पॉइंट पढ़िए। If the proprietor elects to bring a suit for the recovery of damages for any such contravention and for an injunction against, एक मिनट एक मिनट, हाँ 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 कॉन्ट्रावेंशन तक का जो स्टेटमेंट है, हाँ, कॉन्ट्रावेंशन तक का जो स्टेटमेंट है उसको डिकोड कीजिए पहले यहां तक। जो प्रोप्राइटर है ना, तो वो सूट फाइल करेगा रिकवरी ऑफ डैमेजेस के लिए, कंट्रावर्शन किया कब है उसके करेगा, लिए। कब करेगा? जब कंट्रावर्शन हुआ है उसके बाद। जरूरी नहीं है, वो इलेक्ट करेगा, देखिए लिखा है ना, इलेक्ट। अगर वो इलेक्ट्स टू ब्रिंग। अगर वो सूट के लिए जाता है, हाँ और किस लिए, ताकि वो अपने डैमेजेस की रिकवरी कर सके। ओके, डैमेजेस तो पहले ही हो सकते हैं ना, जो दिए हैं वो। देखिए, जरूरी नहीं सामने है। वाले नहीं दिया है तो हम सूट फाइल करेंगे नहीं नहीं रिकवरी के लिए। नहीं नहीं। नहीं, वो ऑप्शनल है, वो वो प्रोपराइटर पे मतलब है। इधर ही गोज फॉर द फिक्स्ड अमाउंट 25 या 50 फिफ्टी एज पर थाउजेंड हाँ हाँ। दी नंबर ऑफ कॉन्ट्रावेंशंस। अगर वो उसको नहीं जचता है कि भाई उसका तो नुकसान हो गया 15 लाख रुपए का इसकी वजह से, तो देन द प्रोपराइटर कैन, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग द फिक्स्ड सम 25 या 50 के वाला, वो सूट फाइल करेगा। क्योंकि उसको
इससे संतुष्टि नहीं है कि 50,000 रुपये मिल गया एंड देन इज हैप्पी विद इट। देखिए, ये जो ए ऑप्शन है ना, हम्म ये उसके पास उसको डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा, उसको कुछ भी ये प्रूफ नहीं करना है कि मेरा नुकसान कितना होगा। हम्म बस उसको ये दिखाना है कि भैया ये मेरा डिजाइन है, आपने बिना परमिशन के इसको एसआईपी किया। उसको डायरेक्ट 25,000 या 50,000 का जो भी उसको मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसको हम्म डैमेज ज्यादा हुआ है उसके बिजनेस में, और वो 25-50 हजार से उसकी रिकवरी नहीं होगी, तब वो सूट के लिए जाएगा, और वहां पर वो अपने लॉसेस दिखाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसको डैमेज मिलेगा फिर। क्लियर हुआ मैम? वरना आप ये चीज सोचिए, मुझे एक बात बताइए, कोई भी हम्म बिजनेसमैन 50,000 रुपए दे के करता रहेगा पायरेसी? समझ पा रहे हैं? ऐसे वो भी सच है। 50,000 रुपए का डैमेज क्या होता है एक बिजनेसमैन के लिए, बताइए। एक दिन की ट्रांजेक्शन होती है 50,000, एक दिन की क्या, दिन में कितनी ट्रांजेक्शन्स करते हैं ऐसी 50,000 की? अगर मान हम्म लीजिए, अगर किसी ज्वेलरी ब्रांड का ज्वेलरी डिजाइन है, हम्म उसका एक ज्वेलरी सेट की ट्रांजेक्शन नहीं होगी 50,000 की, हाँ क्या डैमेज क्लेम करेगा सामने वाला? प्रैक्टिकली सोचिए, 50,000 की रिकवरी थोड़ी है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर ये चीज है कि आपको कोई भी लॉस नहीं दिखाना है, और वो जो रिकवरी होगी ना एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेप्ट, वो इस तरह से होगी कि मैंने सामने वाले को उधार दिया था, डेप्ट दिया था, कर्जा दिया था, हाँ, डेप्ट में वो कर्जा। मुझे वापिस कर रहा है वो। बट यहाँ पर इंजंक्शन नहीं है कहीं पर भी। ओके। आप बताइए, पॉइंट ए जो है, क्लॉज ए जो है, उसमें हम्म इंजंक्शन की बात ही नहीं हुई कहीं पर। हाँ। कहीं पर भी इंजंक्शन नहीं है इसमें। इंजंक्शन के लिए तो उसे कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जो क्लॉज हम्म ए है, वो रिकवरी कोर्ट देगा कि कंट्रोलर देगा? कंट्रोलर देगा सर। कहाँ पे लिखा है ये चीज? कंट्रोलर के सामने होता है ना, ते जो पनिश जो जितने भी पायरेसी सूट हुआ है वो। नहीं, कोर्ट जाएगा ना, कोर्ट लिखा है ना नीचे, ओके। देखो। ये देखो, ये लिखा है ना, कहाँ तो गया ये? बी के लिए बोला है ना आपने अभी। बी में तो जाएगा वो। अब ए में, ए की जो रिकवरी है 25 और 50 हजार की, वो रिकवरी कंट्रोलर हम्म करेगा कि कोर्ट करेगा? ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें। हम्म सर ये ना, ये कोर्ट ही करेगा, क्योंकि देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो सूट और एनी अदर प्रोसीडिंग्स फॉर रिलीफ अंडर हाँ दिस सबसेक्शन। तो ये सबसेक्शन पूरे टू की बात कर रहा है। सबसेक्शन हाँ। इज टू, ए इज ए क्लोज, बी इज ए हम्म। क्लोज। हाँ, सही बात है। ये बिल्कुल कोर्ट सही में डिकोड जाएगा। किया सर आपने। जाएगा, ये कोर्ट ही जाएगा, मतलब इसका मतलब कोर्ट में अगर वो बिना कोई डैमेज दिखाए 25-50 हजार की रिकवरी कर सकता है। यस। जैसे हमारा पैटर्न में होता है, इन्फ्रिंजमेंट सूट करना है तो आप डायरेक्ट कोर्ट ही जाओ। हाँ, कंट्रोलर का कोई रोल नहीं। हम्म सही कह रहे हैं सर आप। एक बार मैनुअल देख लेते हैं इसका। हाँ, उसमें प्रोसीजर ले दे रहे थे तो पता चलता है कि कैसे होता है। फाइल्स तो हो गया PC। सूट का बी में है सर, बी। A registered proprietor can institute a suit for injunction as well as recovery of damages against any person engaged in piracy or registered design. Such legal proceedings can be instituted from the date of registration till the expiry of copyright. However, in case of reciprocity application, the registered proprietor can claim the damages only when it is registered in India. Okay, ये भी समझ में आया। If a person commits piracy of a registered design as defined in section 22
he shall be liable to pay for a payment of sum not exceeding 20,000 rupees। यहाँ तो 20,000 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 25। 25,000। अब ये देखो ये डिफरेंस आ गया यहाँ मैनुअल। 20,000 recoverable as contract debt। However, the total sum recoverable in respect of any one design shall not be exceed 50,000। चलो ये ठीक है। Suit for injunction damages shall not be instituted in any court below the court of district judge। Provisions of 50 period of protection नहीं, इसमें नहीं। पेरिस के लिए उतना ही है। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट की जो बात है ना, ये सारा गेम चेंजर है यहाँ। तो इसमें अब मैं इसको जो हमने डिकोड किया ना, वो यही कह रहा है कि जो रिकवरेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेब्ट की बात कर रहा है। ये देखिए, द प्रोसेस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द प्रोप्राइटर ट्रीट्स द इन्फ्रिंजर लाइक अ डेब्टर, मतलब कर्ज कर्ज जिसने कर्जा लिया होता है उसकी तरह उसको ट्रीट किया जाए। एग्जाम्पल भी दिया है इसमें। सपोज रवि रजिस्टर्स a original bottle design for the beverage company. Another company makes bottles without Ravi's consent, starts manufacturing bottles that copy Ravi's registered design and sells them in the market। Madhav sir, हाँ सर। इसको रीड कीजिए सर एक एक लाइन। Suppose Ravi registers an original bottle design for his beverage company. रवि ने रजिस्टर किया, अनदर कंपनी मैक्स बोटल्स without Ravi's consent starts manufacturing bottles that copy Ravi's registered design and sells them in the market. Three separate batches of infringing bottles. Under subsection 22(2)(a), Ravi can choose to claim 25,000 for each batch as compensation. Oh, Each batch. 3 separate batches of infringing bottles बनाए हैं उसने। ये लेकिन बहुत लूज डेफिनेशन है बैच का। मतलब बैच में 20 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, बैच 3 दिन तक भी बनाया जा सकता है, 1 घंटे में बनाया जा सकता है, आई डोंट नो, बट ठीक है। रवि कैन चूज टू क्लेम 25,000 फॉर ईच बैच एज कॉम्पनसेशन। 3 into this, but due to the statutory cap, he can recover only 50,000 for all acts of piracy related to this design. So as per section 22(2)(a की बात होगी। Then Ravi can initiate a summary suit in an appropriate court and seek the sum as a contract debt without needing to prove his actual financial loss। अच्छा, तो वो बेसिकली इसको डायरेक्ट जाना तो इसका कोर्ट में ही रिकवर। पड़ेगा। हाँ, जाना तो कोर्ट में पड़ेगा, बट यहाँ पे अपना कोई एक्चुअल लॉस दिखाए बिना वो इतना तो रिकवरी कर ही लेगा 50,000 तक। नहीं ठीक है सर, वो मेरे को वहां से भी वही लग रहा है, वो जो सबसेक्शन की बात करी ना उधर से भी ये कोराबोरेट हम्म। होता हुआ नजर आ रहा है। सो दैट मींस ये अलाइन तो है। हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 50,000 पे ही जाएगा, ज्यादा भी कर सकता है, बट कंडीशन है आज। हम्म। सारिका मैम, हेलो सारिका हाँ मैम, सर, हाँ सर। कोई इसमें डिबेट कुछ ऐड करना चाहे? अगर मैं गलत हूं तो बताइए कि सर नहीं, आप यहाँ गलत। नहीं नहीं सर, वो 50 का ही याद था कि नहीं नहीं, एक वो आपकी बात सही है, वो 50 से ज्यादा का रिकवरी नहीं है, बट उसकी हम्म। कंडीशन है कि उसको, क्या कंडीशन है? 25 तो देना ही। 25 तो नहीं देना नहीं है।
बट 25 और 50 की जो डैमेजेस क्लेम है उसकी कंडीशन क्या है? उसको शो नहीं करना कि कितना वो हाँ, कुछ लॉस दिखाना जो नहीं है, दिया लॉस हो कुछ। हाँ। बस उसको ये दिखाना है कि ये मेरा रजिस्टर्ड डिजाइन। ये है बस। चलिए माधव सर कीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। महादेव सर। सॉरी सर, आई वाज ऑन म्यूट। सो मैं ये बोल रहा हूँ, नोवा जो थर्ड स्टेटमेंट है, नोट द स्टेटमेंट, द थर्ड पॉइंट अंडर की डिटेल्स। सो नोवा साउट statutory damages of 25,000 per contravention and further applied to the district court for an injunction। पहला पॉइंट सही है सर। पहला पॉइंट तो ठीक है। हम्म, ठीक है। सेकंड। In cost नेवा may recover some not exceeding 25,000 each cover subject to a maximum। हाँ, ये पहला ठीक है। दूसरा है, नोवा can also seek an injunction in the district court restraining Hydrotech from further infringement in addition to damages। अब इंजंक्शन के लिए ये जा सकता है। इंजंक्शन के लिए जा ही सकता होगा। उसमें उसमें एक्ट में तो बात नहीं करी, बट देन ये तो थोड़ा लॉजिकली लगता है। नहीं नहीं, लिखा है ना सर, लिखा है, लिखा है, लिखा दिखाते है हैं। क्या? हाँ, देख वो देखिए। टू टू के अंडर में नहीं बात करी थी ना? टू में ही है सर, यहां से पढ़िए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। लेकिन एक ए में क्या होगा सर? ए में इंजेक्शन नहीं आएगा क्या? सर ए में इंजंक्शन नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ए एंड बी आर और कंडीशंस। हाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, वापस चलते हैं सर पेपर में। मतलब ये ना थोड़ा सा है, मतलब टिपिकल सा लग रहा है कि इंजंक्शन के लिए तो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ और है तो वो 25,000 क्या डायरेक्ट भी ले सकता है जाके उससे नोटिस देके, उसको लीगल नोटिस देके। ये भी पॉइंट है। हम्म, अगर और की कंडीशन है तो 25,000 और 50,000 की जो रिकवरी है वो डायरेक्ट लीगल नोटिस देके भी ले सकता है, फिर तो इसका मतलब अगर वो एग्री करे तो ऐसा है। कर सकता है सर। सामने वाले अगर सोचे कि भाई सस्ते में छूट रहे दे के हट जा, हम्म। नहीं तो कोर्ट चला जाएगा तो ज्यादा मामा देने का पड़ेगा। शौक है आज। ऐसा लग रहा है सर, वो कंट्रोल के सामने होगा। ये क्वेश्चन है मैम अभी भी, मतलब हालांकि अभी तक तो जो हम देख रहे हैं वो तो यही समझ में आ रहा है कि कोर्ट में ही होगा, क्योंकि पायरेसी जो है ना इन्फ्रिंजमेंट को सूट से ही होगा, और वो होगा तो कोर्ट में। लेकिन ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कि पहला जो ग्राउंड है ना वो कंट्रोलर के सामने हो सकता है। लेकिन अगर कंट्रोलर के सामने हो सकता है तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रोलर के सामने आप जाओगे कैसे? कुछ अपील तो करनी पड़ेगी ना, कोई फॉर्म तो भरना पड़ेगा। उसके लिए कोई फॉर्म भी डिफाइन नहीं किया इन्होंने। अगर ऐसा बात है, अगर कोई फॉर्म दिया होता तो समझ में आता कि भाई ये कर सकते हो। अगर और आप, पिटीशन होगा, कंट्रोल के सामने भी होता है ना कुछ कुछ केसेस पिटीशन से। भाई कंट्रोलर के सामने पिटीशन तो नहीं होती है, फॉर्म ही भरना पड़ता है, अप्लाई करते हैं। पिटीशन कौन से फॉर्म से होती है? मैं तो नहीं देखी। पिटीशन तो कोर्ट में होती है। हाँ वो है, लग रहा है मुझे एक दो जगह है। है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका आंसर वो दे सकते हैं। चौटाला सर। हाँ, जयदीप सिंह। चौटाला सर दे सकते हैं इसका आंसर। ओके चलो ओके, ठीक। हाँ। आगे बढ़ते हैं। महादेव सर सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ? नोवा कैन सीक एन इंजंक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिस्ट्रेनिंग। हाँ ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। The controller of designs has exclusive jurisdiction to grant injunction in piracy cases, not the court। ये गलत हो गया सर। एक्सक्लूसिव तो नहीं है, कोर्ट भी कर सकता है, इसलिए तो ये गलत है। If Nova chooses to claim statutory damages, it cannot subsequently sue
for further recovery in the district court. हाँ, ये भी मेरे को सही लग रहा है, ये सही लग रहा है सर। हाँ, क्योंकि और की कंडीशन है, या तो हाँ, ये कर लो या ये कर लो, दोनों नहीं कर सकते आप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये 1 सही 2 है। and 4। 1 2 4 सी ऑप्शन है। 1 2 4 सी ऑप्शन ही। यस यस, मैं तो क्या किया था, मैं एक किया, तीसरे को नहीं, फोर्थ को गलत कर दिया मैं। हम्म। मेरे को लगा कि दोनों ही कर सकता है शायद। नहीं नहीं, इसलिए वो बोला ना, इफ ही चूज टू इलेक्ट। हम्म। भाई आप चूज करोगे ना, इलेक्ट करोगे। नहीं ठीक है, क्लियर है सर, वो और कंडीशन है। आई थिंक दैट वाज द मेन क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी तो हम्म, लार्जर डिस्कशन तो वो इन एनी केस यूजफुल रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। हम्म। आप सोच रहे होंगे खुद ही बना के बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन था। नहीं, होता है कई बार सर क्वेश्चंस में। बनाते टाइम ना, हम जिस मेंटेलिटी से बनाते हैं वो अलग होती है, लेकिन जब ऐसे डिस्कशन होता है ना, तो नए एस्पेक्ट्स खुलकर आते हैं सामने, जो हमने भी नहीं सोचे होते। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं सर उस टाइम के बाद, क्योंकि मल्टीपल माइंड काम करते हैं, सभी इंटेलेक्चुअल्स अपनी अपनी नॉलेज लगाते हैं। बहुत सारी चीजें डिस्कशंस होता है ना, बहुत सारी हम्म। चीजें बाहर आती हैं फिर, जो हमने सोची भी नहीं होती। और ये हर बार होता है हमेशा। चलिए, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 41 से स्टार्ट करते हैं। चलो, 41 किसका गलत है? किसी का गलत नहीं, मोनिका मैम, अर्चना मैम, गंगा सर, गंगा गंगा सर भी तो आए। हाँ, सर ये मल्टीपल चॉइस के है ना, ये सब टेंट है ना, सब करते हैं वो, करो, ठीक है, स्टार्ट क्योंकि वो कीजिए। थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। नहीं नहीं, सही बात है, कीजिए कीजिए, स्टार्ट कीजिए। मैं करूँ? हाँ कीजिए ना। ओके। ओके मिस टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड filed a patent application 10 July 2019 for a novel वैक्सीन फॉर्मुलेशन। कंपनी बायोटेक्नो, उसने एक पेटेंट फाइल किया है 10 जुलाई 2019 को वैक्सीन के लिए। द एप्लीकेशन वाज पब्लिश आफ्टर 10 जनवरी 2021। पब्लिश हुआ आफ्टर 10th जनवरी। ओके, ये आफ्टर तो कैसे पढ़ेंगे हम? Okay, sure. And request for examination was filed on 15 October 2020. After issuing a first examiner report, FER, the controller fixed a hearing on 20 March 2023 due to pending objection on inventive step. कंट्रोलर ने FER भेजा है, उसके बाद हेयरिंग फिक्स किए हैं 20 मार्च को, क्योंकि ऑब्जेक्शन पेंडिंग है रिलेटेड टू इन्वेंटिव स्टेप। हम्म। ड्यूरिंग द हियरिंग बायोटेक्नो सबमिटेड ओरल एग्रीमेंट्स ओनली। हम्म। ओके, हियरिंग में सिर्फ ओनली ओरल एग्रीमेंट्स किए हैं, हम्म। claiming that their representative verbal explanation should suffice as evidence। एविडेंस। ओके, उसको ऐसा लग रहा है कि sufficient है, मीन्स वर्बल एक्सप्लेनेशन। क्या सिर्फ ओरल एविडेंस सबमिशन देने से एविडेंस हो जाता नहीं है? नहीं नहीं क्या नहीं, करना उसको पड़ता है इसके बाद? एफिडेविट देना पड़ता है, उसको अटैच हम्म। करना पड़ता है। However, the opponent Medicare Limited argue that Biotechno failure to provide affidavits in writing invalidate their defense। ओके, उसने तो ऑब्जेक्ट सही पकड़ा है कि एफिडेविट सबमिट नहीं किया है। Since हम्म। oral evidence cannot be accepted
ओके, एक्सेप्टेड अनलेस सपोर्टेड इन द राइटिंग में होना चाहिए। द कंट्रोलर रिमाइंडर बायोटेक्नो दैट पेटेंट प्रोसीडिंग्स रिक्वायर एविडेंस टू बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट। कंट्रोलर ने उसको बताया है कि एफिडेविट फॉर्म में दे दो आप एविडेंस, अनलेस हम्म डायरेक्टेड अदरवाइज। Biotechno is now confused regarding the admissibility of its oral submission. ओके, अभी बायोटेक में तो कंफ्यूज हो रहा है कि ओरल दे दिया है तो क्या करे अभी ऐसा। तो हम्म देखते, in this case evidence before the controller must be generally be given by affidavit unless the controller specifically direct otherwise। हाँ, ठीक है, सही है। The oral submission made by Biotechno without any affidavit will be treated as valid evidence। नहीं, wrong है। The controller has direction to take oral evidence in addition to affidavits if deemed necessary। Okay, ये correct है। Medicare object is correct in law since affidavits are the standard form of evidence in the present proceeding। ये भी सही है। ऑप्शन क्या है? ACD। किसी का गलत है क्वेश्चन? गलत तो सही है नहीं ये होना वाला। चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, 42 मोनिका मैम। सही तो था। Mr. Arun Mehta, an inventor from Pune, filed a complete specification for a new solar panel system on 15th March 2020। तो एक complete specification फाइल किया 15 March 2020 को। The application was published after prescribed timeline and request for examination was duly filed on 10th October 2021। हाँ, तो ये 31 मंथ्स के अंदर अंदर ये रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन भी फाइल हुआ है। So the first examination report was issued by the controller on 5th February 2022। ठीक है, ये 5 महीने के अंदर फर्स्ट एफईआर रिपोर्ट फाइल हुआ साइटिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग नोवेलिटी एंड क्लैरिटी ऑफ क्लेम्स। उसमें ऑब्जेक्शन थे नोवेलिटी और क्लेम्स के रिगार्डिंग। एज पर लॉ Mr. Mehta had to comply with all requirements and put the application in order for grant within 6 months from the date of FER, that is by 5th August 2022। ठीक है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई करना है मिस्टर मेहता को बाय August 5 2022। और ड्यू टू पर्सनल डिलेज ही sought an extension on 10th August 2022 under Rule 24B6, but the controller pointed out statutory limitation. Later than December 2022, Mr. Mehta tried to argue that his application should not be deemed abandoned since he had responded to FER partially, though not within the prescribed timeline। Okay, तो जो मिस्टर मेहता है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि उन्होंने पार्शली रिप्लाई किया एफईआर का, बट वो शायद प्रेस्क्राइब टाइमलाइन के अंदर नहीं था। So the opponent, Solar Bright Limited, argued that once the statutory timeline expired, no further relief is available। ठीक है, तो ये ओपोजिशन आया है यहाँ से। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन दिस केस द एप्लीकेशन मस्ट बी पुट in order for grant within 6 months from the FER date extendable by 3 months on request। तो सेक्शन 21 सर। तो ये ऑप्शन सही है। सही है ये। हाँ, ये तो सही है सर। 6 + 3 मंथ का जो होता है एक्सटेंशन मतलब। हम्म। Since Mr. Mehta sought extension after expiry of 6 months on 10th August 2022, the controller can still condone the delay under inherent powers। तो 6 मंथ के बाद जो है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ मतलब एक्सटेंशन मिल सकता है 3 मंथ का।
तो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, तो मैंने सही कर दिया था। तो जी। ए और बी में डिफरेंस क्या है? हाँ। देखिए यहां पर एक्सटेंशन है फॉर्म 4 का, ये सही है। हम्म। बट यहाँ हाँ। पर 6 महीने एक्सपायरी होने के होने बाद के वो बाद। एक्सटेंशन मांग रहा है। अच्छा। तो कंट्रोलर कर सकता है, बट वो उस पर डिपेंड करता है कि करेगा कि नहीं करेगा। कर सकता है बट उसको एक्सटेंशन नहीं बोलते, फिर उसको बोलते हैं कॉन्डोन द डिले। दोनों। उसके पास इनहेरेंट पावर्स है कि वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। इसलिए सही है। बट हो जाएगा ये नहीं पता। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो बी इसके अकॉर्डिंग सही है। If the requirement of the FER are not compiled within the prescribed timeline, that is 6 months plus maximum 3 months, the application is deemed to have abandoned. तो 6 + 3 मंथ के अंदर अगर नहीं होता है FER का रिप्लाई, तो वो अबेंडन हो जाएगा, ये भी सही है। और मिस्टर मेहता partial response in December 2022 cannot revive the application once deemed abandoned। अगर ये सर 6 + 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने नहीं रिप्लाई किया, तो वो अबेंडन हो जाएगा, वो रिवाइव नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो चारों ऑप्शन तो ये भी है, ए सही बी है। सी डी। हाँ। 43। गंगाधर सर। सर मैं थोड़ा बाहर हूँ तो सर मतलब बोल नहीं पाऊंगा अभी। ओके। अर्चना मैम भी चले गए। महादेव सर। यस सर। कीजिए सर क्वेश्चन। Miss Radhika Verma, an inventor from Bangalore, filed a provisional specification for her invention on 12th of June 2021. Provisional file क्या है? Regarding an eco-friendly water filtration device. The provisional disclosed the broad concept but lacked detailed drawings. Okay. She filed the complete specification only on 25th of July 2022. Okay, late हो गई. हम्म। Attaching detailed claims and drawings, but without proper abstract and definitive claim format. Okay. डिले किया है, डिले में भी एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वो फाइल नहीं किया उसने, और क्लेम फॉर्मेट भी डेफिनेटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हम्म। The controller issued a notice regarding single inventive concept. Meanwhile, an opponent argued that her late filing invalidates the right to priority, while Ms. Verma claimed that the controller has inherent direction to condone the delay beyond the statutory 12 months. She also argued that omission of the abstract is not fatal to the validity of her application. In this case, since the complete specification was filed after 12 months from the provisional, the application is deemed to be abandoned. Correct है तो? The controller has no discretion to extend the 12-month statutory period for filing the complete specification beyond what the Act permits. Controller has no discretion to extend the 12 month. हाँ, ये भी सही लग रहा है सर। जहाँ पे कंट्रोलर कैन और उसका पावर का बात आ जाता है ना, वहां थोड़ा सा सही बात एकदम है। संकोच होने लग जाता है। देखिए इसको ऐसे याद रखिए सर, एक्ट की टाइमलाइन अगर कोई है जो एक्ट में लिखी है, उसको कंट्रोलर किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ा सकता। कॉन्डोन भी नहीं कर सकता। नहीं। अगर कोई टाइमलाइन रूल्स में लिखी है, उसको कर सकता है कॉन डाउन द डिले। ओके, अंडरस्टूड। ये 12 मंथ की टाइमलाइन जो है, ये एक्ट में लिखी है सर, इसीलिए। ओके। See, omission of an abstract in the complete specification is
curable defect. Omission of an abstract in the complete specification is a curable defect and controller may direct correction कर सकता है. बिल्कुल. Here, the claims filed by Ms. Verma must be clear and succinctly define the scope of invention. Else, the controller may refuse the application until corrected. Yes, ये भी correct. सारे करेक्ट है सर, ABCD. चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं सर कल 44 को. कल कंप्लीट कर लेंगे इसको. और मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे से कुछ नया हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसका सर अनाउंसमेंट. 44 और कर लो प्लीज. क्वेश्चन मेरे को इसमें बहुत ज्यादा डाउट है. इस बस आप स्टेटमेंट कर दो इसकी. पूरा चलो क्वेश्चन मत. करो 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 करो. जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है ना सर, द कंट्रोलर कैन नॉट इशू अ कंपल्सरी लाइसेंस. पूरा ही करो, क्वेश्चन पूरा ऐसे नहीं. अच्छा. Medlife Pharma Private Limited, based in Hyderabad, holds a patent for an antiviral drug. In April 2023, the government of Kenya requested India to allow export of drug under a compulsory license, citing urgent public health need. तो केन्या में public health need है सेक्शन बताओ, compulsory तो. सेक्शन सेक्शन. ये 102B. 102 नहीं, 102 नहीं 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 नहीं, रुको रुको. वो एक्विजिशन का है. क्या दिमाग जा रहा है. अरे, कौन सा वो बी तो था. मेरे माइंड से स्किप हो गया. उसमें 3 कंडीशंस जो थी. ए है. ए कंपल्सरी लाइसेंस देना है. कौन सा ए. 29 92 ए. 92A. 92A. हाँ. हाँ. चलिए आगे आ जाइए. मैम लेकिन 92B नहीं आएगा इसमें, वो LDC लीज डेवलप्ड कंट्री वाला. वही नहीं. नहीं वो वो. वही 92 होगा. 92B है. बी नहीं है. 92 ए ही सेक्शन है हमारा. 92 और 92 ए. अच्छा हाँ सॉरी, 92 और 92A. हाँ 92A हाँ. आएगा, वो मैं उसको बी समझ रही थी. ठीक है हाँ. ठीक है ठीक है. मिसअंडरस्टैंडिंग होगा. हाँ सर ठीक है. हाँ ये मैंने 92A और 92B थोड़ा वो याद कर लिया था. क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 92 ठीक है. है. ऑन फिफ्थ में. ये हटाया नहीं मैंने, रह गया हो. ठीक है सर. चलो बनाओ तो आगे करो. on 5th May 2023, MedHealth Generics, an Indian generic manufacturer, applied to the controller of patent for compulsory license under Section 92A, filing Form 17, with an undertaking to manufacture only for export. ठीक है. MedLife Pharma objected, claiming that A point है इसका, compulsory license under Section 84 can only be applied for after 3 years from the date of grant. And B है, the controller has no authority to bypass this waiting period. They further argued that compulsory license under Section 92A requires proof of failure to which was not demonstrated. The controller ने hearing schedule किया है. अब मुझे ये बताइए 92A के लिए क्या ये सारी कंडीशंस वैलिड होती हैं जो 84 के ग्राउंड्स हैं? क्या वो वैलिड, वो एप्लीकेबल होते हैं? नहीं सर, उसमें तो नहीं एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि वो उसमें इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं सारी. एग्जैक्टली. और वो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए होता है 92A का लाइसेंस, हाँ. है ना? तो ये जितने भी उसने ऑब्जेक्ट किए हैं ये सब वो गलत है. गलत. अब आते हैं पॉइंट्स. तो हो गया सर ये सॉल्व. इन हो दिस गया. केस द. हाँ अब हो गया ऐसा. कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए. हो गया.
In this case, the controller may issue a compulsory license for export immediately under Section 92A without waiting for 3 years from the date of patent grant. ये सही है sir. The requirement of proving failure to work the patent in India does not apply here since Section 92A is specific to export oriented compulsory license. ये भी सही है. मैंने थर्ड पॉइंट जो है वो 84 से कनेक्ट कर दिया था इसका, इसलिए गलत हो गया था. द कंट्रोलर कैन नॉट इशू अ कंपल्सरी लाइसेंस अनलेस द एप्लीकेंट प्रूव्स दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट बीइंग वर्कड इन इंडिया. तो मैंने 84 पे ले गई थी मैं इसको 92A की जगह. अभी क्या है? तो अभी तो ये सही, इन गलत है, गलत है सर, ये गलत है. कैन नॉट इशू अ कंपल्सरी लाइसेंस अनलेस दिस एप्लीकेंट प्रूव्स. हाँ, कर सकता है. The compulsory license, if granted, must be strictly for manufacture and export to Kenya, and the licensee cannot sell the drug in the Indian domestic market. ये भी सही है. अब सॉल्व हो गया सर ये. ठीक है. बढ़िया. हो गया. कोई, चलो अब इसको अपन कल कंटिन्यू करते हैं. ओके. गुड नाइट सर. गुड नाइट गुड नाइट. मैम. सारिका मैम, हाँ सर. कुछ रिवीजन करना चाहेंगे आप? हाँ, रिवीजन. आज तो मैंने ये किया था हम्म. कि हमारा जो ISR रिपोर्ट का था ना टाइमलाइन. हाँ, पीसीटी. हाँ, उसका PCT के आर्टिकल नहीं है 19 और 34 अमेंडमेंट के. मैं वही वो सोच रहा कब हूँ कर अब ये. सक. यही मैं आज जो बोला ना अभी, ये एक मिनट. फॉलोइंग का angle इसकी.